नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रैवल जुनून में। ट्रैवल जुनून का कारवां आज आप पहुंचा है दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में। दिल्ली का तुर्कमान गेट शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली के बसाए हुए शहर के 14 दरवाज़ों में से एक है। हालांकि आज हमें उन 14 दरवाज़ों में से सिर्फ 4 के ही निशान मिलते हैं। एक है कश्मीरी गेट, एक दिल्ली गेट और फिर तुर्कमान गेट और चौथा है अजमेरी गेट। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस तुर्कमान गेट के आसपास के पूरे इलाके का हाल बयां दिखाऊंगा कि आसपास कौन सी धरोहरें स्थित हैं, आसपास कौन से स्थल मौजूद हैं, इस तुर्कमान गेट की कहानी क्या है, कब इसको बनाया गया था और इसका नाम तुर्कमान गेट कैसे पड़ा, आप तुर्कमान गेट आना चाहें तो कैसे पहुंच सकते हैं। ये सभी बातें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में, ट्रैवल जुनून के इस खास वीडियो में। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1638 में शाहजहां ने इस शहर की नींव रखी थी और 1648 में 10 साल बाद ये शहर बनकर तैयार हुआ था। और इसका नाम तुर्कमान गेट क्यों पड़ा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल यहाँ पर हजरत शाह तुर्कमान बयाबानी की दरगाह है और ये दरगाह 1240 से ही मौजूद है। यानी इस वॉल्ड सिटी के बनने से 400 साल पहले से वो दरगाह मौजूद है और उन्हीं के नाम पर इस जगह को तुर्कमान गेट का नाम मिला। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो तुर्की मूल के सैनिक थे, जब शाहजहानाबाद को बसाया गया तब उस दौरान तुर्की मूल के जो सैनिक थे उनका यहाँ जमावड़ा रहता था, वो यहाँ रहा करते थे, इसीलिए इसको तुर्कमान गेट के नाम से जाना गया। बहरहाल जो बहुत बड़ी संख्या लोगों की है वो यही मानती है कि हजरत शाह तुर्कमान बयाबानी की दरगाह होने की वजह से ही इसका नाम तुर्कमान गेट पड़ा। लेकिन ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, इस इलाके की खास बात यह है कि मुग़ल काल में ये जो तुर्कमान गेट है और जो इसके आसपास का इलाका है, यहाँ पर सेवादार रहा करते थे, जो महलों में या बादशाहों की सेवा में लगे थे, उनके परिवार की सेवा किया करते थे, उन लोगों की यहाँ पर रिहाइश थी। और इसीलिए आज इलाका बहुत ही सघन इलाका है, बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है और इसकी एक बानगी, इसका एक नज़ारा यहाँ पर आने पर हमें दिखाई भी देता है। तो दोस्तों, इस तुर्कमान गेट के बारे में हम जान रहे हैं और मैं आपको इस सफ़र में आगे भी लेके जाऊंगा। हम आसपास के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात, एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपसे शेयर कर दूं कि हमने दिल्ली के जो महत्वपूर्ण दरवाजे हैं, जो ऐतिहासिक दरवाजे हैं, उन पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है और ये वीडियो आपको ट्रैवल जुनून पर देखने को मिलेगा। आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको दिल्ली के जितने भी इंपॉर्टेंट गेट्स हैं, आपको उन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। सबसे पहला गेट निगमबोध घाट का दरवाज़ा है। फिर जब आप महरौली में जाते हैं तो वहाँ पर चौखंबा आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही तमाम दरवाजे हैं जो दिल्ली में आज भी मौजूद हैं, वो सभी कहानी आपको इस वीडियो में दिखाई देगी, तो इसे आप ज़रूर देखें। आइए बढ़ते हैं इस सफ़र में आगे। दोस्तों, अभी मैं तुर्कमान गेट के पीछे जो कॉलोनी है वहाँ से गुजर रहा हूँ रज़िया सुल्तान के मकबरे के लिए। और ये मकबरा ख़ासी अहमियत रखता है भारत के इतिहास में। लेकिन मैंने तुर्कमान गेट के बराबर में हज मंजिल नाम की एक और इमारत देखी और उस हज मंजिल का भी काफ़ी महत्व है यहाँ पर। जब भी कोई मुस्लिम यात्री हज के लिए जाते हैं तो ये जो हज मंजिल है एक तरह से ट्रांजिट कैंप के रूप में काम करता है। यहाँ पर वो जाने से पहले ठहरते हैं और आने के बाद भी यहाँ पर रुकते हैं। जब इसे बनाया गया था तो इसे एक सराय के रूप में बनाया गया था और फिर आज ये हज मंजिल के रूप में इस्तेमाल होता है। ये दिल्ली हज कमेटी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, तुर्कमान गेट के अंदर जो पूरा इलाका है, उस इलाके में गलियों में चलते हुए लगभग 200-250 मीटर का मैंने फ़ासला तय किया होगा और इस फासले को तय करने के बाद मैं आ चुका हूँ रज़िया सुल्तान के मकबरे पर। रज़िया सुल्तान पूरे सब कॉन्टिनेंट की पहली और दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान हैं और इनका जो कार्यकाल रहा है वो सिर्फ 4 साल का रहा है। लेकिन एक पुरुष वर्चस्व वाले समाज में और इस समाज के बीच एक राज्य सत्ता को हासिल करना और उसके बाद 4 साल तक उसे चलाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था उस ज़माने में। 1236 के दरमियान हम सभी आज भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आज किस तरह के हालात हैं और उस समय आज से 800-900 साल पहले कैसे हालात रहे होंगे। और उन हालात के बीच न सिर्फ सत्ता को हासिल करना बल्कि उसे 4 साल तक चलाना काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों। यहाँ पर आके आपको एक तरह से जो वीरता है, जो एक तरह से लीडरशिप है,
उसको आप समझने का एक मौका पाते हैं यहाँ पर आके। तो आप उसको गंवाइए मत। अगर आपको ये मौका मिलता है कभी यहाँ पर आने का तो आप इस मकबरे पर ज़रूर आइए। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ गुलाम वंश, फिर आया खिलजी, फिर आए तुगलक, फिर सैयद और फिर आए लोदी और आखिरी में आए मुगल्स। लेकिन ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ये गुलाम वंश से संबंधित है। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की सत्ता जीतने के बाद यहाँ पर अपने गुलामों को बिठाया और उसका पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में यहाँ की गद्दी संभाली और कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 तक यहाँ का बादशाह रहा। उसके बाद बना इल्तुतमिश, वो भी गुलाम था और इल्तुतमिश की जो सत्ता रही वो 1236 तक रही। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही बेटी रज़िया सुल्ताना को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था और इल्तुतमिश ने क्या किया था कि रज़िया सुल्ताना की जो शिक्षा दीक्षा थी वो भी एक युवराज की तरह ही, एक राजकुमार की तरह ही पूरी कराई थी। तो ये काबिल गौर है कि एक पिता ने अपने जीवन काल में अपने जीते जी ही बेटी को सत्ता सौंपने का निर्णय फैसला कर लिया था। लेकिन क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था तो रज़िया सुल्तान को खासा विरोध झेलना पड़ा इसी समाज से और वो सत्ता बहुत दिनों तक काबिज अपने पास नहीं रख पाई और फिर उनको मार दिया गया। उनकी डेथ होती है कैथल में, हरियाणा में। और ये है एक हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन जो रज़िया सुल्ताना से जुड़ी हुई है और यहीं तुर्कमान गेट के पास ये मकबरा मौजूद है। आज यहाँ पर एक छोटी मस्जिद का परिसर भी है, यहाँ पर नमाज होती है और अभी यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन मैंने ये पता लगाया है कि यहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं, इन्हीं गलियों से होते हुए दूसरे देशों से लोग आते हैं और इस मकबरे में रज़िया सुल्ताना को देखते हैं। हालांकि दूसरी कब्र कौन सी है या फिर रज़िया सुल्ताना की कब्र कौन सी है, इसके बारे में जो है स्थिति वो स्पष्ट नहीं है और कहीं भी इसके बारे में कोई लिखित जानकारी यहाँ नहीं मिलती है। ये जो पूरा मॉन्यूमेंट है वो ASI के संरक्षण में है। देखिए दोस्तों, आसपास बहुत ही सघन, बहुत ही कंजेस्टेड जो इलाका है वो ये है और कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है कि आपको शायद रास्ता भी दिखाई ना दे। लेकिन थोड़ी सी गूगल की हेल्प लेके और कुछ लोगों से पूछते पूछते आप यहाँ पे पहुँच जाइए। और देखिए खिड़कियाँ इस परिसर की तरफ हैं और इधर भी खिड़कियाँ हैं, इधर भी खिड़कियाँ हैं, लोगों के कपड़े सूख रहे हैं और ऊंची ऊंची इमारतें हैं। और ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाला आर्किटेक्चर है वो इन कंस्ट्रक्शन के बीच कहीं ना कहीं दब सा गया है। दोस्तों, मैं हूँ काला मस्जिद मेन मार्केट तुर्कमान गेट के पास और यहाँ पर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक शॉप दिखाई दी है। यहाँ पर झुमके की शक्ल में और इयररिंग्स की शक्ल में कई जो आइटम्स हैं वो रखे हुए हैं पॉलिथीन में कवर करके। तो हमारे साथ एक छोटे भाई साहब हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। तो मोहम्मद हुसैन हमारे साथ हैं। इस दुकान की देख रेख का जिम्मा इन्हीं के हवाले है। तो ये क्या है, थोड़ा हमें बताएंगे इनके बारे में? जो ये वो मटेरियल है, इसका जो आप दिमाग लगा के कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि नेकलेस हो गया और एयरिंग्स हो गया और भी बहुत चीज़ बना सकते हो। ये देख लो, ये एयरिंग्स है और ये जो है ये पेंडल वगैरह है। इसका जो आप नेकलेस वगैरह बना सकते हो अच्छे से। और ये भी एक एयरिंग का ही मटेरियल है। अब इससे जो है कुछ भी बना सकते हो अपने दिमाग से। यहाँ आता है और हमें फ़ोटो दिखाता है कि भाई इसका माल दे दो, हम उसे माल दे देते हैं और वो खुद बना लेते हैं। ये माल खुला हुआ पैकेट है आपके पास? खुला हुआ पैकेट तो नहीं है, मैं खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पीस है, इसका आप एक इयरिंग बना सकते हो अच्छे से। और इयरिंग के अलावा क्या क्या बन सकता है इसका? इयरिंग भी बना सकते हो, कोई नेकलेस भी बनाता है। अच्छा हाँ, आप अपने दिमाग से इसे कुछ भी बना सकते हो। जो चाहे वो बना के लोग सेल कर सकते हैं इसको। सेल कर सकते हैं। तो पैकेट की जो प्राइस है वो अलग अलग है, एक ही प्राइस है सबकी? नहीं, जैसे कि इसका है तो इसका 580 रुपये किलो है। इसका जो है 600 रुपये किलो है। हर एक मटेरियल का अलग अलग रेट है। ओके। और इधर जो है एयरिंग भी है, जैसे कि कान में लगाने का एयरिंग वगैरह, और इधर झुमके उमके भी है। वैसे यहाँ पे तो हर एक मटेरियल मिल जाएगा आपको। जैसे कि ये यहाँ पेंडल मिला तो आगे और भी चीज़ मिल जाएगा। आप अपने दिमाग से कुछ भी बना सकते हो इसे। बस ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाओगे। दोस्तों, पुरानी दिल्ली जायकों के लिए भी मशहूर है और तुर्कमान गेट के आसपास एक से बढ़कर एक जायके मिलते हैं। तो भाई साहब, ये क्या बना रहे हैं आप लोग? ये हम बना रहे हैं चिकन स्टू। चिकन सूप बना रहे हैं। स्टू तो स्टूप क्या होता है, पता है? ये होता है पीली मिर्चों में ये बना हुआ। अच्छा, तो ये पीली
इसके लिए पिसा वो होता है, ड्राई फ्रूट होते हैं और पिसी प्याज होती है, टमाटर होते हैं, टोमेटो, हर चीज़ होता है इसमें। तो कितना वक्त लगता है बनने में? कम से कम आधा घंटे चिकन में और बड़े में 1 घंटा। तो ये आप लोग शादियों के लिए तैयार करें या शॉप के लिए? नहीं, शादियों के लिए, ये सब शादियों का है। तो ये तीनों आपका स्टूप तैयार होना है तीनों जी, ये स्टू नहीं है, ये बड़े का कोरमा है, मटन कोरमा, का? अच्छा। वो मटन आलू गोश्त है, और वो आपका इस- चिकन स्टूप है। वो इस चिकन सूप है। तो अभी आप चेक कर रहे हैं कि पका है, कितना पका है वो। मेरा नाम है मोहम्मद शहनशाह राही। दुकान का नाम है SR क्राफ्ट, बुलबुली खाना, नियर अमरूद वाली मस्जिद, तुर्कमान गेट। ये टॉप मोस्ट एशिया के मेटल में सबसे बड़ी मार्केट है ये। और यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पूरे रॉ मटेरियल मिलेंगे आपको, और रेडी भी माल मिल जाते हैं यहाँ, और अच्छे रेट में मिलते हैं ये। मतलब लोग लेकर जाते हैं, ज्वेलरी खुद जी बनाते हैं। जी, खुद बनाते हैं यहाँ से, और यहाँ से माल ले जाकर अपने बना के एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ। अच्छा। इस मार्केट में ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्वालिटी माल मिलता है यहाँ, ओके। और जेन्युइन रेट में मिलते हैं यहाँ तो माल पर। मुझे दिखाएंगे कैसा? हाँ, जैसे ये आप देख सकते हैं, टॉप्स है, ये सारी बहुत सारी वैरायटी है जो इन चीज़ों में काम आते हैं ये बनाने के लिए। तो इनका और मुझे प्राइस बता पाएं आप? इन चीज़ों में लोग सोने से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं ये। तो सोने का प्राइस भी थोड़ा सा हाँ, हाई हो गया है। क्योंकि सोने का भी इस वक्त हाई को ऊपर जा रहा है ये हाँ। रेट उसका, तो इस वजह से ये लोग इसको पसंद करते हैं, और कॉस्ट भी कम ही रहता है, तो इस वजह से बार बार चेंज करना भी आसान रहता है इसके लिए। जी। अलग अलग क्वालिटी भी क्योंकि मिल माल जाते हैं वैसे लोगों कहाँ से को। आते हैं, कहाँ? ये कुछ इंडियन भी हैं, कुछ हम लोग को इम्पोर्ट भी करा जाता है, जैसे चाइना वगैरह है, कोरिया है, बाहर के लेकिन इस वक्त थोड़ा सा बाहर के कंट्री का जो टैरिफ है वो बढ़ाने से मटेरियल का रेट भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो लोग- इस वजह से हम लोगों को भी काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है यहाँ तो पर लोग भी। मतलब बाहर से आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं आपके पास खरीदने के लिए? खरीदने के ऑल ओवर इंडिया से आते हैं ये। ऑनलाइन भी कई बार मंगा लेते हैं लोग, कुछ ऑन द स्पॉट आके ले आते हैं खरीद के, और फिर हम लोग इस तरह से सप्लाई कराते हैं माल। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर आप तुर्कमान गेट के इलाके में आते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ से ये सब नायाब चीज़ें लेकर जा सकते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में, और ये रामलीला मैदान तुर्कमान गेट के ठीक सामने स्थित है। इसका एक कॉर्नर तुर्कमान गेट से शुरू होता है और सीधा लंबाई में ये पार्क स्थित है। जब आप अरुणा आसफ मली मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो ये पार्क भी आपके बराबरी में एक तरह से मौजूद रहता है। इसके उस कॉर्नर पर मस्जिद है, फैज़ इलाही मस्जिद है, और मेरे बगल में हनुमान वाटिका है, और पीछे ये पार्क स्थित है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और सामने सिविक सेंटर है जिसका निर्माण 2012 में पूरा हुआ था, 2006 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और इसमें 28 मंजिलें हैं। और उसके बगल में है जाकिर हुसैन कॉलेज, जो 1696 से, एक तरह से अगर इसकी जड़ें हम तलाशें तो 1696 से ये कॉलेज चल रहा है किसी न किसी रूप में, और ये दिल्ली में मौजूद सबसे पुराना कॉलेज है। तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। खैर अभी बात करते हैं इस रामलीला मैदान की। दोस्तों ये रामलीला मैदान कोई आम रामलीला मैदान नहीं है। ये रामलीला मैदान दिल्ली को इसने बनते हुए देखा एक तरह से, क्योंकि दोस्तों 18वीं सदी में क्या हुआ था, जो मुग़ल सैनिक थे उन्होंने लाल किले के पीछे यमुना के किनारे रामलीला मैदान बनाया और वहाँ पे रामलीला करना प्रारंभ किया, और उसी रामलीला को आगे बढ़ाया गया, आगे वो रामलीला होती रही। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि वहाँ पर रेतीली ज़मीन है और कभी भी ख़तरा हो सकता है, क्षेत्र में कई बार बाढ़ भी आती थी। तब उसके बाद ये जो स्थल है इसको चुना गया। यहाँ पर तब एक तालाब हुआ करता था, उस तालाब को रामलीला के लिए पाट दिया गया, और फिर यहाँ पर एक समतल ज़मीन तैयार की गई, और यहाँ पर फिर रामलीला होनी शुरू हो गई, और आज भी ये रामलीला यहाँ पर होती है। खैर ये तो एक बात हुई, लेकिन इस पार्क में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी हुए हैं जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं। बात करें 1961 में, तो जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यहीं पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सेकंड का वेलकम किया था, और उसके बाद 1963 के गणतंत्र दिवस पर यहीं पर
महान गायिका लता मंगेशकर ने मेरे वतन के लोगों गीत गाया था और उस गीत को सुनते वक्त जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे तब के, उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। और इसी मैदान पर तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अगर मैं बताऊं आपको तो यहीं पर 1975 में 25 जून को 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान, जो उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ किया था। और ये पहला प्रोटेस्ट था रामलीला मैदान में। और इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में यहाँ पर कई एंटी कांग्रेस मूवमेंट हुए, कई एंटी कांग्रेस रैलियाँ हुई। और अगर हम आज की पीढ़ी के हिसाब से बात करें तो 2011 में अरविंद केजरीवाल ने यहीं पर एंटी करप्शन मूवमेंट की शुरुआत की थी। यहाँ पर मूवमेंट चलाया इस पार्क में, अन्ना हजारे का अनशन आज भी लोगों को याद है। फिर बाबा रामदेव ने इसी पार्क में अपना भी आंदोलन चलाया था, हालांकि उसको फिर सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तो ये पार्क खासी अहमियत है इस पार्क की। आज ये पार्क खुदा हुआ है, शांत है, लेकिन इसकी मिट्टी में वो रंग मौजूद हैं जिन्होंने देश को गढ़ा है। दोस्तों, आज पार्क का बहुत बड़ा हिस्सा अभी इस वक्त जब कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई समारोह नहीं हो रहा है, तब इस पार्क के हिस्से को पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ जाकिर हुसैन कॉलेज के परिसर के ठीक सामने जवाहरलाल नेहरू रोड है और जवाहरलाल नेहरू रोड के बगल में रामलीला मैदान स्थित है। ये रामलीला मैदान जवाहरलाल नेहरू रोड और आसफ अली रोड के बीच में मौजूद है। और इस जाकिर हुसैन कॉलेज की भी जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1696 में गजीउद्दीन खान ने इसकी शुरुआत की थी एक मदरसे के रूप में। गजीउद्दीन खान जो थे वो औरंगजेब के कमांडर थे दक्कन में, और उन्हीं के बेटे हुए आसफ जाह फर्स्ट, जिन्होंने हैदराबाद में निज़ाम शाही की शुरुआत की और उन्हें हैदराबाद का निज़ाम भी कहा गया आगे चलकर। तो 1696 में इस कॉलेज की शुरुआत होती है, लेकिन जब अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ता है इंडिया में और मुगल कमज़ोर होते हैं, तब 1790 और 91 के दौर में इस कॉलेज को बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर लोकल लोगों के सहयोग से यहाँ पर ओरिएंटल कॉलेज ऑफ साइंस एंड लिटरेचर की शुरुआत होती है 1792 में। आगे चलकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ता है, तब इसे एंग्लो अरेबिक कॉलेज के रूप में मान्यता मिलती है और यहाँ पर इंग्लिश और उसके संबंधित जो विषय थे उनकी पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज इस कॉलेज को बंद कर देते हैं। उन्हें शक था कि यहाँ से जो इस्लामिक गतिविधियाँ हैं वो संचालित होती हैं, और अंग्रेज़ों को ये भी लगता था कि जो भी 1857 की क्रांति हुई है इसमें इस्लामिक रोल है बहुत बड़ा, और उसे देखते हुए उन्होंने इसको भी बंद कर दिया था। और जमा मस्जिद में भी जो नमाज थी उस पर पाबंदी लगा दी थी। फतेहपुरी मस्जिद को उन्होंने नीलाम कर दिया था एक तरह से। तो ये सब घटनाक्रम हुए यहाँ पुरानी दिल्ली के आसपास 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रयासों से इस कॉलेज को फिर से शुरू किया गया और 1975 में इसका नाम जाकिर हुसैन के नाम पर रखा गया। और इसका जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो मदरसा जो गजीउद्दीन कॉम्प्लेक्स है रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पर आज भी मौजूद है। उसे ASI की हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिया गया 2002 में। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अरुणा आसफ अली मार्ग पर स्थित डिलाइट सिनेमा पर, और मैं इस बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठा हुआ हूँ। ये जो पूरा अरुणा आसफ अली मार्ग है, यहाँ की जितनी भी मार्केट आप देखते हैं आज, यहाँ का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी पुराना है। 50 साल, 60 साल और 70 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं ये सब। लेकिन ये जो डिलाइट सिनेमा है ये खासी इंपॉर्टेंट रखता है दिल्ली की सिनेमा हिस्ट्री में, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था वो 30 अप्रैल 1954 को हुआ था, और जब ये बनाया गया था तब ये दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। और इसका जो निर्माण था वो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर किया गया था। दोस्तों, ये दिल्ली का एकमात्र एयर कंडीशन सिनेमा हॉल था उस ज़माने में, और 1971 का जब युद्ध हुआ तब यहाँ से जो फ्रंट लाइन थी, वॉर की फ्रंट लाइन थी, उसकी लाइव अपडेट्स यहाँ चलाई गई। और इसको जो बनवाया था वो डॉक्टर बृजमोहन लाल रायज़ादा ने बनवाया था जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। बॉर्डर 2 लगने जा रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भीड़ न के बराबर है। लेकिन एक दौर था जब ये सिनेमा हॉल और रिट्स सिनेमा जो कश्मीरी गेट में मौजूद है, यही 2 सिनेमा हॉल दिल्ली के प्रमुख सिनेमा हॉल हुआ करते थे, और खासी भीड़ हुआ करती थी यहाँ पर। यहाँ पर लोग कम आते थे क्योंकि ये पूरा इलाका जो था काफ़ी बदनाम था उस समय। तो महिलाएं जो थी वो रिट्स सिनेमा पर पहुँचती थी और वहाँ पर फिल्म देखा करती थी, और काफ़ी रईसी का प्रतीक माना जाता था तब फिल्में देखना। तो ये एक कहानी है इन सिनेमा हॉल से जुड़ी हुई।
आज देखिए, आज तो लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, लेकिन एक दौर था जब यही सिनेमा हॉल लोगों को एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया हुआ करते थे। हालांकि आज बिल्कुल खामोशी छाई हुई है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, सामने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी है और आज इसमें कई ऑफिसेस चल रहे हैं। ऐसे ही पुरानी बिल्डिंगें यहाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस इलाके में आना चाहते हैं तो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है दिल्ली गेट का, वहाँ से गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 से एग्जिट करके आप अरुणा आसफ अली मार्ग से होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। बगल में जीबी पंत हॉस्पिटल भी है, जो एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, जो मशहूर हॉस्पिटल है दिल्ली का। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर आने में। बसेस भी आती हैं, DTC की अलग अलग रूट्स की बसें यहाँ पे आती हैं। और जो नज़दीकी बस स्टैंड है वो है रामलीला मैदान का। दोस्तों, तुर्कमान गेट और इसके आसपास के इलाके का सफ़र यहीं तक। आपको ये पेशकश कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में अगली बार एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ किसी नई जगह पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते हैं और मुझे हौसला मिलता रहे। घूमते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून। नमस्कार।